जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टिसिपेंट्स आज थोड़ी सी आपके इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगी। आप सब लोग अपने माइक ऑन रखें ताकि आपसे भी कुछ पूछा जा सके, आपको इन्वॉल्व किया जा सके। एक तो ये चैप्टर जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो हमने डिस्कस करना है, इसके एमसीक्यूज ये इम्पोर्टेंट भी है, लाजमी इसमें से कुछ ना कुछ पेपर में आता है, ठीक है। और इसको थोरली आपने वैसे भी रीडिंग करनी है इसकी, और जितना मैक्सिमम हो सके। अब आपको पता है कल हमारा केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है, तो थोड़ा सा उसको पहले सुबह टाइम ही आप रीड कर लिया करें। वीडियो वैसे तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ बड़ी जल्दी, लेकिन इसकी अपलोडिंग जो है वो बहुत टाइम लेती है। अब कंटिन्यूसली सुबह से ये मेरा लैपटॉप चल रहा है। सुबह एक वीडियो पहले अपलोड की, फिर उसके बाद दूसरी जो है वो अपलोडिंग पे लगाई। जस्ट हेलो, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सब है, जब मैं थोड़ी देर तक कॉल करना है क्लास है, 9 बजे तक करो। हाँ जी, तो इसलिए थोड़ा सा वो हो जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो संडे ऑफ करेंगे हम, उसके बाद मैं एक ऑलरेडी जो है वो वीडियो एक एडवांस में रखूँ, ताकि वो वीडियो जो है वो एक हमारी पहले चलती जाए। जो कल हमने पढ़ना है आज वो वीडियो अपलोड हो जाए, ताकि आप उसको देख के फिर उसके मुताबिक स्टडी भी कर सकें। दूसरा, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो आप ये कह लें कि वो एम्बिगुअस से होते हैं। मतलब किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ लग रहा होता है, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लग रहा होता है। तो मोस्ट सूटेबल जो हमें लगता है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, उसके मुताबिक उसको टिक कर दें। कोई जो भी कहते हैं, हाँ, उसकी बताई हुई अगर वो आर्ग्यूमेंट जो है या वो पॉइंट जो बताता है, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आप अपनी मर्जी करें। और अगर आपको वो कन्विंस कर लेता है अपने पॉइंट से, तो फिर आप उसको फॉलो कर सकते हैं उसके मुताबिक। क्योंकि बाद दफ़ा ये बुक्स के आंसर जो हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं या कहीं पे प्रॉब्लम आ जाता है। या पब्लिशर्स जो हैं वो तो उनका काम पब्लिश करना ही होता है, और जब वो डाटा उसको कर रहे होते हैं तो बाद दफ़ा मिस्टेक्स आ जाती हैं, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी, हमारे चैप्टर 5 की डिस्कशन है। मैंने आपसे कहा है कि सब लोग जो है वो अपना माइक ऑन रखें। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि मुझे पता हो कि कौन कौन जो है वो इसमें कितना पार्टिसिपेशन उसकी है। सब लोग अपना माइक ऑन कर लें ताकि मैं किसी से भी कोई बात पूछूं तो उसको पता होना चाहिए। पहले तो मेरा ख्याल है सब लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा, सुना भी होगा वीडियो जो है, तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपकी इसमें क्लियर हो जाएंगी जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2। अब आपने देखना है, ये दो क्वांटम नंबर की वैल्यू बताई गई है, जिसमें n की वैल्यू 3 बताई गई है, l की वैल्यू 2 बताई गई है। तो आपने इसमें बताना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते। अब इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल के अंदर वो जो ऑर्बिटल होता है उसके अंदर कितने होते हैं, आपने उस लिहाज से देखना है। मसलन एक तो फार्मूला आपने पढ़ा है 2n² वाला, उसके मुताबिक अगर n की वैल्यू आप 3 रखते हैं तो 3 को स्क्वायर लेंगे 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन वो ये होगा कि पूरे अगर l की वैल्यू साथ ना दी होती, सिर्फ n की वैल्यू दी होती तो हम ये चीज देखते। अब n के साथ साथ उसने l की वैल्यू भी स्पेसिफाई कर दी, और l की वैल्यू जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर को बताती है। और ये बात वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि l की वैल्यू 2 हो तो कौन सा होता है हमारा जो सब शेल होगा वो कौन सा होगा,
जी डी डी सबशेल सब शेल होगा सर। हाँ गुड, डी सबशेल होगा। अब डी के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना और एक 10 और इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन, गुड हो गया। वो फार्मूला भी आप लगा सकते हैं 2 × 2l + 1 वाला। जी 10। उसके बाद अगर आप देखें सेकंड क्वेश्चन, द डायग्राम शोज द एनर्जी लेवल ऑफ various electronic subshell of an atom of a transition element in the fourth period of the periodic table. What are the subshell x and y? अब आपने वो बताने। अब बेसिकली अगर आप इसके क्वेश्चन को समझें तो इस सेंस में उसने क्या किया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, और कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको पता है क्या होती है, वो जो आपने वो स्कूल पब्लिक स्कूल वाला वो एक याद किया हुआ होगा, वो भी होता है। और इसमें हमने n+l रूल को फॉलो करना है। उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 1s, उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p। अब ऊपर जो है इसकी स्ट्रक्चर में देखें तो x और y बताने हैं कि 3p के बाद कौन सा आता है। अब 3p के बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखें तो 4s आता है, उसके बाद 3d आता है। तो x किसके इक्वल होगा, x जो होगा वो 4s है और y जो है वो 3d है। तो इसमें ऑप्शन जो है बी हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको देखें क्वेश्चन नंबर 3, आप देखें जी वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये थोड़े से आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं और इसमें से लाजमी 2, 3, 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए इसको आपने मैक्सिमम अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाना है, प्रैक्टिस इनकी करनी। वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट आर n is equal to 4, l is equal to 0, m is equal to 0, s is equal to +r। द एलिमेंट इज, जी ये एलिमेंट क्या होगा, कोई बता सकता है इसको? जी सोच के बताएं, जिसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू है 4, l की वैल्यू 0, 0। m की वैल्यू भी 0 है, ठीक है, और s की वैल्यू जो है वो +1/2 है। सर पोटाशियम होगा ये। पोटाशियम होगा, गुड। कैसे पता चला कि आप देखें सबसे पहले आपने देखना है शेल कौन से, n से आपको पता चल गया 4th शेल है। l की वैल्यू 0 है, इसका मतलब s होगा। m की वैल्यू भी 0 है, इसका मतलब भी s होगा। ठीक है, s के लिए 0 होती है, उसकी ओरिएंटेशन हर तरफ सेम होती है, इसका मतलब 4s ऑर्बिटल है। अब 4s ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितने, a की वैल्यू दी हुई। अब a की वैल्यू ये है, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज होगा। अब 4s1 ये है ऑर्बिटल और ये वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब ये है कि आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले ग्रुप का आता है अल्कली मेटल्स का, और बाकी जो है वो कोई भी इसमें अल्कली मेटल नहीं है। तो उससे भी हमें आइडिया हो जाता है। दूसरा पोटाशियम का एटॉमिक नंबर अगर हमें पता हो तो उससे भी हमें पता चल जाएगा कि आखिर में इसके 4s1 आते हैं। क्वांटम नंबर m ऑफ अ फ्री गैसियस एटम इज एसोसिएटेड विद, जी अगर फ्री गैसियस एटम हो तो उसका क्वांटम नंबर m जो है वो क्या बताता है, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द ऑर्बिटल, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, या एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन द एब्सेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। इफेक्टिव वॉल्यूम को कौन सा क्वांटम नंबर बताता होगा? इफेक्टिव वॉल्यूम को हम साइज से रिलेट कर सकते हैं ना, तो आप n की वैल्यू अगर आपको सर पता हो तो कम से कम आप उसको वॉल्यूम की बात बता सकते हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल आपको कौन बताता है? p, p की वैल्यू से आपको पता चलता है कि ऑर्बिटल कौन सा है, सबशेल कौन सा है। s है तो स्फेरिकल, p है तो डंबल शेप, d है तो वो डिफ्यूज, और f है तो वो फंडामेंटल जो है उसकी अभी शेप नहीं पता। तो ये c जो है ये आएगा स्पेशल ओरिएंटेशन, बिकॉज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है उसकी एक्सिस के अराउंड जो उसकी डायरेक्शन होती है, जो पोजीशन होती है, अवेलेबिलिटी होती है, वो बताता है।
तो सी ऑप्शन इसमें हम लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 35. What is the total number of electron present in all the p orbitals of the ground state atom of that element? जी क्या होगा? अब 35 है एटॉमिक नंबर, आपने उसके p ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद बतानी। और एक और चीज जो हमें इसमें हम उसको मिस कर सकते हैं, वो ऑल द p ऑर्बिटल है। मतलब आमतौर पे जो जनरली क्वेश्चन होते हैं तो उसमें वैलेंस शेल का पूछा जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ है कि तमाम p ऑर्बिटल जो है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है वो आपने बतानी है। अब देखें, आप वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो है वो पढ़ते जाएं। 1s2 2s2 4 हो गए, 2p6। अब पहले p में 2p में 6 आ गए, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन अब तक हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद 3s में चले जाते हैं, 3p उसमें 6 आ गए, तो 2 और 6 वो 8 हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन अब तक हो चुके हैं। और p में अब तक कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 6, और दूसरे p में 6, कितने हो गए? 12। अब जब हम बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचे उनकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये 3p में 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, तो ये तकरीबन जो है वो 6 और 6 12 और 5 और जो है वो प्लस करेंगे तो ये 17 जो है ये आंसर आएगा इसका। ठीक है जी। जी क्वेश्चन नंबर 6 देखें, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 17, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन इट्स वैलेंस शेल। जी ये कौन बताएगा? कोई बता सकता है? वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तादाद बतानी है। अब 17 वाला है, एटॉमिक नंबर है, तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6, मतलब दूसरे शेल तक क्या हुआ? 10 तो 10 हो इलेक्ट्रॉन। गए। तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 10 तो पहले 2 शेल में कंप्लीट हो जाए, 7 होंगे। अब 7 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा शेल है, 3s में 2 होते हैं, 3p में कितने होंगे? 5 होंगे। 5। अब कितने हैं जी? पेयर कितने होंगे? उसने पूछा क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर। अब p को अगर देखा जाए ना तो px, py एंड pz, इन सब में इनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन, ये 5 हुए। अब एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, 2 पेयर तो है p में और एक पेयर जो है s में, क्योंकि ये सारा ही वैलेंस शेल है, s वाला भी वैलेंस शेल है। तो बात अब हमारे लिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ये हो सकता है कि हम s को कंसीडर ना करें, हम सिर्फ p को करें, जबकि s भी इसमें शामिल होगा। तो टोटल इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे, जो वैलेंस शेल के अंदर मौजूद है। बाकी जो है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, द एलिमेंट हैज मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन m+2। अब मैंगनीज जो है, आपने ये देखना है कि m+2 में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये डी ब्लॉक वाले एलिमेंट है, और इसको अगर हम अरेंजमेंट में देखें तो मैंगनीज जो होता है वो 25 जिसका एटॉमिक नंबर होता है, इसमें 4s2 3d5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी बनती है। तो m+2 को भी माइंड में रखना है कि m+2 का मतलब यह है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब s वाले 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो मैंगनीज में 5 इलेक्ट्रॉन है, और 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो d ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मैक्सिमम होंगे, बिकॉज यहाँ पे रूल एक अप्लाई होता है। कौन सा रूल होता है? कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग जाते हैं, एस वाले से चले जाएंगे, रिमूव होंगे। हॉर्न्स रूल, हॉर्न्स रूल। हॉर्न्स रूल अप्लाई होगा, और हॉर्न्स रूल के मुताबिक सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अलग अलग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे डी के, उनमें वो एक एक इलेक्ट्रॉन बन के रहना पसंद करेंगे, इसलिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद अगर आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम। अब इस तरह के बड़े टेक्निकल इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो उसमें पूछता है। अब हाईएस्ट एनर्जी आपने बतानी है। हाईएस्ट एनर्जी किसकी होती है? जिसकी n+l की वैल्यू ज्यादा है।
जिसकी n प्लस एल की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी उतनी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, अब इसके अंदर आपने ये देखना है कि कौन सा ऑर्बिटल ऐसा है जिसकी n प्लस एल की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। अब अगर हम जाहिरी तौर पे देखें ना तो हम कहेंगे जितना इलेक्ट्रॉन दूर जाता है ना उसकी जो एनर्जी है वो बढ़ती जाती है। तो एक ऑप्शन सी है वो हमें कंफ्यूज करेगी कि इसमें n की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में n की वैल्यू क्या है? सी ऑप्शन में n की वैल्यू 4 है। 4 अब हम सीधा अगर हम बड़ा सिंपल वे में सोचेंगे तो हम कहेंगे जी 4 इसका मतलब चौथा शेल है, बाकी सारे तीनों शेल हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो शेल होगा इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो। लेकिन अगर आप B को देखें तो B की n प्लस एल की वैल्यू देखें, B की n प्लस एल की वैल्यू देखें, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 है। ये अजान आ रही है। आपने सबसे पहले क्या करना है जी, सब के लिए n प्लस एल की वैल्यू कैलकुलेट करें। ए के लिए निकालें कितनी आती है, ए के लिए निकालें कितनी आती है जी, ए के लिए निकालें n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, तो ये क्या आएगा n प्लस एल 5 हो जाएगा। इसी तरह b के लिए निकालें तो ये 5 है, ये कौन सा होगा, ये ऑर्बिटल कौन सा बनेगा, ए वाला ऑर्बिटल कौन सा बनेगा, 3d 3d, गुड 3d। उसके बाद बी वाला जो है ऑर्बिटल देखें वो कौन सा बनेगा, 3s। ठीक है, इसी तरह सी वाला 3p 4s, एल की वैल्यू 0 है ना, तो 0 हो तो s ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो ये 4s हो जाएगा। इसी तरह डी जो ऑप्शन है इसके अंदर वो होगा 3 + 1 4p। अब इन सब में हाईएस्ट एनर्जी आपने बताना है, और हाईएस्ट एनर्जी कौन सा होगा, जो बाद में लिखा जाएगा जिसकी n प्लस एल की वैल्यू हाई हो। अब बाकी सब में n प्लस एल की वैल्यू क्या है, कम है, सिर्फ किसकी ज्यादा है, कौन सी ऑप्शन की ज्यादा है, ए, गुड। ए का ऑप्शन देखें ना तो ऑर्बिटल 3d बन रहा है, और जो हमें इसमें कंफ्यूज करेगा वो सी ऑप्शन है, वो बन रहा है 4s। अब 4s और 3d जो है इनमें n प्लस एल की वैल्यू देखें तो 3d वाला जो है ये इसके n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा है, इसकी कम है, इसको पहले फिल किया जाता है, इसको बाद में फिल किया जाता है, तो जो बाद में फिल किया जाएगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब देखिए उसने एक सीक्वेंस भी बदला, लो एनर्जी नहीं पूछा, हाई एनर्जी पूछा है। ठीक है, दूसरा उसने कंफ्यूज करने के लिए n प्लस एल की वैल्यू में वो 4 को भी ले आया, वो चौथे शेल को भी, तीसरे शेल को भी। तो ये इस तरह की चीजें हैं जो आपने उसके अंदर जो सारे कॉन्सेप्ट हैं उनको एक साथ जो है आपने अप्लाई करना है, फिर आप उसके जो आंसर पे जाएंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, सब शेल इज ओनली पॉसिबल। एक सब शेल कब पॉसिबल होता है, जिसमें एल की वैल्यू n से ज्यादा होती है, एल की वैल्यू n के इक्वल होती है, एल की वैल्यू n से स्मॉल है जी। कोई ऐसा बताए जिसमें एल की वैल्यू n से ज्यादा हो, एल की वैल्यू बी ऑप्शन होगा ना, बी ऑप्शन होगा, गुड। एल जो होता है वो इक्वल होता है n-1 के, ये याद रखना कि एल की वैल्यू स्टार्ट होती है n-1 से, मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे चलते जाएंगे, एंड वाला जो होगा वो n-1 होगा। मतलब हर लेवल पे अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0, ठीक है, n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 भी होगी, 1 भी होगी। इसी तरह n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0 भी, 1 भी, 2 भी, मतलब उसमें से -1 करना है हमेशा। यही वजह है कि n की वैल्यू जो है वो हमेशा l की वैल्यू से ज्यादा होती है। क्वेश्चन 9 का जो है बी ऑप्शन हम लगाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 जी, इसका आंसर बता दे कोई। डिस्कशन कर रहे हैं हम, कोशिश करेंगे इसको। जी, क्वेश्चन नंबर 10, इन डी सब शेल द वैल्यू ऑफ m फॉर dz और dz स्क्वायर। ये रट्टे वाली चीजें हैं, सर ये वैसे इस लेवल में नहीं दी हुई, ठीक है। ये सिमेट्री है, सिमेट्री एलिमेंट हम जाके वो स्पेसिफिक जो होते हैं कुछ सिमेट्री कोर्स पढ़ाया जाता है, उसमें ये वैल्यू निकालनी बताई गई है। लेकिन ये जनरली जो है ये इसके लिए डी जी स्क्वायर के लिए वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, ठीक है। वो अगर आप इसमें वो जो मैंने वीडियो में बताया था वो सपोज मैंने वो टर्म यूज की थी कि सपोज करें कि उसके लिए ये, इसके लिए ये, लेकिन बाकायदा अगर सिमेट्री ऑपरेशन वगैरह अप्लाई करके जो उसकी निकलती है वैल्यू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, वो 0 निकलती है डी जेड स्क्वायर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, द सबशेल विच हैज ग्रेटर एनर्जी। कौन सा सबशेल है जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? अब इसमें डी ऑप्शन विजिबल नहीं है। डी ऑप्शन 4F है, डी ऑप्शन जो है इसके अंदर 4F है। अब आप बता दें कि इसमें जो है वो क्या होगा? सर 4F। 4F होगा। 4F कैसे होगा जी? जस्टिफाई भी तो करें ना। 4F ही होगा, लेकिन कैसे होगा? सब N के लिए प्लस L। n प्लस N एल, प्लस वेरी गुड। n प्लस एल की वैल्यू जो है वो आपने करनी है, जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी ज्यादा ये आपने पढ़ते हुए ये देखना है, किसी की एनर्जी वो कम पूछ लेगा, किसी की ज्यादा पूछ लेगा, तो ये आपको उसका आइडिया होना चाहिए, ठीक हो गया जी। उसके बाद 4F होगा, क्योंकि इसमें F के लिए L की वैल्यू 3 होती है, तो 4 + 3 जो है 7 हो जाएगा। बाकी सब की जो है वो इससे कम ही होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर which of the following is true for argon and potassium? They have same। आर्गन और पोटाशियम में क्या इलेक्ट्रॉन सेम है? कैसे पता चलेगा सेम है कि नहीं सेम है? हम दोनों का एटॉमिक नंबर देखेंगे। अब एक का 18 है, एक का 19 है, इसका मतलब नहीं हो सकते। क्या दोनों में प्रोटॉन सेम है? ये भी नहीं हो सकते, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की तादाद कैसे निकाली जाती है? कि जो मैस नंबर होता है उसमें से एटॉमिक नंबर निकालें। अब आर्गन में ये आएंगे 22 और जो पोटाशियम है उसमें आएंगे 21, तो न्यूट्रॉन भी जो है वो सेम नहीं है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन, न्यूक्लियन होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो उसके अंदर होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, उनको न्यूक्लियन कंसीडर करते हैं, तो वो जो है वो इसमें सेम होगा। ओवरऑल अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद प्लस करें तो वो पोटाशियम और आर्गन में सेम होती है। इफ इलेक्ट्रॉन हैज सर स्पिन पूरे जी जी, सर पूरे एटम में एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स या सिर्फ न्यूक्लियस को कहेंगे न्यूक्लियॉन्स? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन उसमें कंसीडर एक्चुअली नहीं होंगे? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो बाहर होते हैं ना, न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं उनको ही हम जो है वो न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। वो एक्चुअली तादाद बराबर होती है। अगर ग्राउंड स्टेट में देखें ना तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद तो सेम होती है, इसलिए तादाद नंबर के लिहाज से आप इलेक्ट्रॉन की तादाद भी कह सकते हैं जी। 25, इफ इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन नंबर क्वांटम नंबर ऑफ +12 and magnetic quantum number of +3, it can be present in जी +3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, +3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और स्पिन क्वांटम नंबर +12 है। तो क्या स्पिन क्वांटम नंबर से आपको उसकी ऑर्बिटल का पता चल जाता है? नो सर, नहीं पता चलता। स्पिन से सिर्फ इलेक्ट्रॉन का पता चलता हाँ जी, इलेक्ट्रॉन का वो जो है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसने दिया है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू +3 है,
आपको ये भी पता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, +-L। इसका मतलब ये है कि +3 का मतलब +L भी हो सकता है, और L की वैल्यू इसके अंदर क्या होगी, 3, और L की वैल्यू 3 हो तो ऑर्बिटल कौन सा होगा, F ऑर्बिटल होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल इज नॉट पॉसिबल, कौन सा सबशेल पॉसिबल नहीं है, 6s 4f 5p 2d 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 गुड। 2d बिकॉज 2 जो है सेकंड शेल है और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो s और p से पूरे हो जाते हैं। 2d कोई ऑर्बिटल है ही नहीं, ठीक है, जो उसमें आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 2p ऑर्बिटल। सीधा सीधा ये तो n की वैल्यू, नंबर n की वैल्यू 2 है, और p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ए ऑप्शन है कि इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल। इन सबशेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड करने हो तो उसके लिए आप क्या फाइंड करते हैं। अब देखें, आपके पास ये फार्मूले हैं, इन फार्मूला को आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तीन पहले तो जो है बी, सी और डी, ये तो आपने पढ़े हुए हैं। 2n² किसके लिए होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए किसी भी ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। और जो है वो नेक्स्ट है 2 × 2l+1, ये किस लिए यूज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर सब शेल, इसके लिए होता है। 2l+1 ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है उसके लिए यूज होता है। तो n² जो है, इससे हमें पता चलता है कि किसी भी सब शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, सॉरी ये इन सब शेल है। सब शेल के अंदर आपको कैसे पता चलेगा, ये नहीं है। n² वाला फार्मूला देखें, जी कौन सा आएगा, n² ही होगा सर। n² होगा। 2l+1 क्यों नहीं होगा, 2l+1 वाला फार्मूला क्या बताता है, वीडियो देखी कि नहीं, जी सर यही होगा, उसमें बताया 2l+1 हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन जो होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो इक्वल होता है 2l+1 के, मतलब l की वैल्यू 0 हो तो 1 ही ओरिएंटेशन होगी, l की वैल्यू 1 हो तो ओरिएंटेशन 3 है, मतलब 3 ओरिएंटेशन का मतलब 3 ऑर्बिटल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, x एक्सिस पे, y एक्सिस पे और z एक्सिस पे। तो ये वाला फार्मूला जो है वो इसमें आएगा। हाँ, अगर ये आ जाए कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल, फिर क्या करेंगे, फिर n² आएगा, मतलब पहले में n की वैल्यू 1 करेंगे, एक ही आएगा, दूसरे में n की वैल्यू 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर लेंगे 4, और दूसरे में 4 ऑर्बिटल होते हैं। 4 ऑर्बिटल कैसे होते हैं, एक s का और 3 p के, एक px, एक py और pz। अच्छा, एक और चीज याद रखनी है, ऑर्बिटल और सब शेल में फर्क है। p एक सब शेल है, अकेला p लिखा हुआ हो ना, उसको आप ऑर्बिटल नहीं कह सकते, वो सब शेल है। लेकिन अगर लिखा हुआ हो px या py या pz तो वो ऑर्बिटल है, मतलब एक सब शेल के अंदर वो एक ऑर्बिटल होता है, उसकी एक सब कैटेगरी कह लें। ऑर्बिटल सब शेल एक जनरल टर्म है जो उन सब के लिए इस्तेमाल होगी, लेकिन जब वो स्पेसिफिक एक डायरेक्शन में होता है तो वो एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग is an isotone of chlorine 1735। आइसोटोन का बताया हुआ है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसके अंदर होते हैं उसको आइसोटोन बोलते हैं जी। किस में होगा, सोडियम में न्यूट्रॉन की तादाद, क्लोरीन में पहले उसने कहा है कि ये बताए। अब क्लोरीन के पहले न्यूट्रॉन निकाल ले कितने, 35 में से 17 माइनस कर दें तो 18 आंसर आएगा।
सोडियम में 12 होते हैं, और पोटाशियम में कितने होंगे जी? 20 हैं। कैल्शियम के अंदर भी 20 हैं, और आर्गन में 18 एटॉमिक नंबर है, 18 न्यूट्रॉन होंगे, तो टोटल वो मास नंबर 36 हो जाएगा। तो ये आर्गन के इक्वल होंगे। डी ऑप्शन इसमें हम लगाएं। विच प्रॉपर्टी इज द सेम फॉर द टू न्यूक्लियाइड्स? कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो दोनों न्यूक्लियाइड्स के लिए सेम है? एक है कॉपर 2966 और दूसरा है जिंक 30 एंड 66। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या दोनों में सेम है? नो No. सर, नहीं है। क्यों नहीं है? एटॉमिक नंबर से पता एटॉमिक चलता नंबर है। नंबर से डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे तो डेफिनेटली उसके प्रोटॉन भी डिफरेंट होंगे। तो ये दो ऑप्शन ए और डी तो वैसे ही गए। न्यूट्रॉन दोनों के निकाल लें। जिंक के अंदर कितने हैं? 36, और कॉपर के अंदर कितने हैं? 37। 37। लिहाजा ये भी इक्वल नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे वही। न्यूक्लियन। ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन क्लोराइड आयन हैव एजीमुथल क्वांटम नंबर इक्वल टू 0? जी, कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनका एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है? अब एजीमुथल क्वांटम नंबर का मतलब क्या है? एल की वैल्यू 0 होना, और एल की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है? ऑर्बिटल कौन सा होगा? ऑर्बिटल कौन सा होगा? एस। एस ऑर्बिटल होगा। अब आपने एस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद फाइंड करनी है। उसने यही पूछा हुआ है ना जी। कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन क्लोराइड आयन हैव एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ये एक नहीं बताया, टोटल आपने बताने। अब क्लोराइड भी क्लोरीन एटम नहीं है, क्लोराइड आयन है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम बात चीजें हमें आती होती हैं, हम उसको नॉर्मल ही ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उसके अंदर उसने कोई ना कोई वो कंफ्यूजन जो है वो कंफ्यूज करने के लिए बात की होती है। अब सिर्फ क्लोरीन को देखें तो और बात आएगी, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी लगा हुआ है। इट्स मीन ये ऐसा क्लोरीन एटम है जिसने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ भी है। तो इट्स मीन अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो कंप्लीट हो जाती है पी के अंदर। अब वो जो है वो तो पी में लेना है, उससे इसका फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 17 होते हैं इसके अंदर। एटॉमिक नंबर इसका 17 है क्लोरीन का। एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है तो 18 है। अब 18 में से आपने ये देखना है कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 1s पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2p में 6 चले गए, फिर 3s जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3s इसके अंदर मौजूद होते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन उनके काउंट करेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। Which set of the element of the following sets of quantum number is not allowed? जी, कौन सा सेट जो है वो अलाउड नहीं है? मैं बाई नेम किसी से पूछ लूं? खुद से ही बताते जाए चलें। सर बी। बी ऑप्शन। L3 नहीं हो सकता जब N3 हो। n की वैल्यू 3 हो तो L3 नहीं हो सकता। वेरी गुड, क्योंकि वो 3F n माइनस possible 1 नहीं है। है। वेरी गुड। 3F पॉसिबल नहीं L है। की वैल्यू 3 है और f ऑर्बिटल होता है, और f ऑर्बिटल तीसरे शेल में नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरा शेल मैक्सिमम d तक जाता है। वेरी गुड जी। क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3d ऑर्बिटल आर। 3d के लिए क्या होगा? सिंपल सा है, n की वैल्यू 3 होगी और l की वैल्यू क्या होगी? l की वैल्यू 2 होगी। तो ये ऑप्शन ए ए। है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अस, क्या बताते हैं? degeneracy, energy, shape, number of subshell in a shell. Magnetic quantum number. सर डीजेनरेसी। degeneracy of atomic orbital. जी। अच्छा, क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उनके जो है वो degeneracy of atomic orbital, एल की वैल्यू ठीक हो गया, ये ए degeneracy ही होगा। ठीक। नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल, ये किससे पता चलता है? एक शेल के अंदर कितने सब शेल मौजूद हैं? कुछ है आइडिया? पहले में एक होता है, दूसरे में 2 होते हैं, तीसरे में 3 होते हैं,
ये सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आपको n की वैल्यू पता चलती है और n की वैल्यू से आप जो है वो n स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं और उससे आप नंबर ऑफ सर एजीमुथल से ही पता चलेगी, एजीमुथल से ही, एजीमुथल क्वांटम नंबर से आपको क्या पता चलता है जी? नंबर ऑफ सब शेल्स। नंबर ऑफ सब शेल जी, n की वैल्यू इज इक्वल टू जी n की वैल्यू इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस l। प्लस माइनस l जो है वो नंबर ऑफ सब शेल जो है वो उसके अंदर बता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर इसमें आएगा। इनडायरेक्टली हम उससे भी फाइंड कर सकते हैं क्वांटम, वो n स्क्वायर वाले फार्मूले से भी आ सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ स्पेस इन विच देयर इज 95% चांस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है जी? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल होता है जी। नेक्स्ट चलते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन व्हिच ऑफ दीज एलिमेंट हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो, किसकी हो जी? 3s1 और 3p। पहले तो साइज को देखें, c और d को तो वैसे ही निकाल लें। क्यों निकालना है? क्योंकि c जो है वो s1 कॉन्फ़िगरेशन में, और ये मेटल है और मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, हाई नहीं होती, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते। 3p इसलिए इग्नोर किया ऑप्शन होगा सर, बी वाला, सर बी पॉसिबल है। बी सर अल्फा पॉसिबल है, अल्फा। अल्फा। अब अल्फा वाले थोड़ा सा जस्टिफाई करते हैं कैसे है। वो इसलिए कि नाइट्रोजन के p में 3 ऑर्बिटल्स हैं और हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है कंप्लीटली फिल्ड, उसके बाद स्टेबिलिटी होती है हाफ फिल्ड और सबसे Half कम filled, स्टेबिलिटी होती है पार्शली फिल्ड। तो ये गुड, हाफ फिल्ड है और अगर बीटा को देखें तो वो पार्शली फिल्ड है। पार्शली फिल्ड है। बी अगर आप देखें ना ऑप्शन बी, तो उसमें जो P4 है उसके अंदर दो, पी में टोटल इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 6 होते हैं तो हाईली स्टेबल होता है, और हाफ फील्ड वाले भी ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए ये P3 वाला ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू P4। इसलिए ए वाला जो ऑप्शन है वो आएगा